अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, एजुकेशन सिस्टम किसी भी मुआशरे की असास होता है क्योंकि वो एक पूरी जो नस्ल है उसको तैयार करता है, उसकी आबियारी करता है और उसी के साथ उस नस्ल की तहज़ीब, सकाफ़त, मईशत सब कुछ जुड़ी होती है। उसने पूरी की पूरी एक नस्ल तैयार करनी होती है। हमारे पास माहिर तालीम डॉक्टर माजिद अली साहब मौजूद हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनसे हम बात करेंगे कुछ बच्चों पे और कुछ टीचर्स पे, कुछ बुराइयां, कुछ अच्छाइयां। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम रहील, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको क्या लगता है कि ये बहुत बेहतरीन है? इसको कहा जा सकता है कि बहुत ज़बरदस्त है, इस पे मेहनत करें तो बड़ा अच्छा चलेगा, या इस पे आपको नज़र आता है कि कुछ खामियां हैं? नहीं, इसमें खामियां हैं। हम ये इसको क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो तलीमी सिस्टम है वो बेहतरीन है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको दुरुस्त करना चाहिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे तलीमी निज़ाम में बतदरीज गिरावट आई है। गिरावट आई है। और इसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे आपने फरमाया कि हम इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। इसको बिल्कुल। इसकी सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिनको हम अ, बेहतर कर सकते कर हैं। सकते हैं। मुझे ये बताएं, एक बच्चा मैट्रिक के बाद इंटर करता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, 6 साल मज़ीद पढ़ता है, अच्छा खासा खासा जो है ना वो खर्च करता है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से निकलता है उसको जॉब मिलती है 40,000, 30,000, 35,000, 50,000। जबकि दूसरा बच्चा वो देखता है कि वो मैट्रिक के बाद स्कूल ही नहीं गया, उसने कोई ना कोई हुनर सीख लिया, कोई स्किल डेवलप कर लिया। वो बच्चा उसके सामने अपना कोई कामकाज करके लाखों रुपए कमा रहा होता है। तो ये जो पूरा एक डिफरेंस है एक हुनरमंद में और एक पढ़े लिखे में, ये क्यों है? रहील भाई, देखें, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ गई है। और वो लोग जो दुनिया के साथ नहीं आगे चलेंगे, वो कंपनीज हमारे सामने एग्जांपल है उनकी कि वो कंपनीज जो दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ी, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उनका वजूद हमें नज़र नहीं आता। यही वजह हमारे तलीमी निज़ाम के साथ है। इसमें जो चीज़ें, जिन इस्लाहात की ज़रूरत थी, वो टाइमली हम अडॉप्ट नहीं कर सके। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है जो कि सदियों से चली आ रही है। हमारा निसाब ऐसा है जिसमें हमें अपडेट करने की ज़रूरत थी, जो हम नहीं कर सके। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ हमारे कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की। हमने 2-3 साल पहले से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और हमने नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमने ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये 4 ईयर BS प्रोग्राम्स हैं जो कहीं और नहीं हो रहे, हमारा क्लेम है। अब वहाँ पे हम लोगों को स्किल ओरिएंटेड बना रहे हैं। जो आजकल दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, देखें, ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, तमाम चीज़ें अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई और कोविड के बाद इसमें बहुत सारी तेज़ी आई। इसलिए अब ये तमाम बिजनेसेस उस पर शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर हम वही पुराना ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम को अगर ये समझें, जैसे आपने जो सवाल किया कि हम उसके ऊपर अमल पैरा होते हुए अपने बच्चों को निकालें जो कि मार्केट में जाएं, तो बहुत मुश्किल है। आजकल 40-50 हज़ार, 60 हज़ार जो है वो उससे गुजारा नहीं हो सकता स्टूडेंट का। और 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, MPhil, PhD करके आपको 50-60 थाउजेंड की जॉब मिलती है, और वो भी आपको ये नज़र नहीं आता कि 2 साल के बाद आपको लिफ्ट अप हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये स्किल ओरिएंटेड जो है, ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिनकी मार्केट में ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम का एक लिंकेजेस डेवलप होना चाहिए बिजनेसेस के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस सिमत को जाने के लिए बुनियादी तौर पर रुकावट क्या है, उसका हल क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो माशी मसाइल है ना, वो बतदरीज उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। अब हमारे यहाँ फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी फंडिंग्स अवेलेबल हैं और वो फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है, एजुकेशन सिस्टम को दी जाती है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आती है। उनके लोग बेहतरीन एजुकेशन हासिल करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा था कि जो हमारे टीचर्स थे और जो एजुकेशन सिस्टम के लोग थे, उनको बाहर भेजा जाता था, बाहर PhD करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से PhD करके आए हुए हैं और यहाँ पे कंट्री को सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम बंद हो गया। अब हमारे यहाँ वसाइल की बहुत कमी है, हम कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट के साथ। इसलिए अगर वसाइल मुहैया किए जाएंगे तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि हमारा स्टूडेंट भी
कंपैटिबल होगा और वो भी दुनिया के साथ मिलके चलेगा और दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। ठीक है सर, आप इसमें टीचर्स का किरदार कहाँ देखते हैं? क्या देखते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो आलमी मेयार पे पूरा उतरने के लिए काफ़ी हैं, या आप समझते हैं कि नहीं नहीं हमारा जो टीचर है वो इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लेवल की स्टडी नहीं दे पा रहा बच्चों को? हमारा टीचर ना ओवरबर्डन्ड है। एक तो वसाइल की कमी का सामना है, ज़ाहिर है आपने माशी सिस्टम भी अपना चलाना है। एक वो उस्ताद जो आज से 5 साल पहले 2 लाख रुपया मिसाल के तौर पे कमा रहा था, वो आज 2 लाख से भी पीछे आ गया। बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं, टैक्स, पेंशन, LPR, ये वो जो इंक्रीमेंट्स उनको मिलती थी वो उनसे छीन ली गई। अच्छा, अब उसकी वजह से उसको मुतबादल ज़राए के ऊपर जाना पड़ता है। जो पहले शायद 4 घंटे टीचिंग करता था उसको 5 घंटे, 6 घंटे या कोई और काम करना पड़ता है। अब उसके पास इतना वक्त नहीं निकलता कि वो रिसर्च के लिए जा सके, रिसर्च की फंडिंग नहीं है। हमारे जो उस्ताद हैं उनको अगर रिसर्च फंडिंग्स प्रोवाइड की जाए, बहुत सारी ऐसी रिसर्च फंडिंग्स थी जो कि माजी में प्रोवाइड की जाती रही, HEC की तरफ से, HED की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जिसमें ट्रैवल ग्रांट थी, जिसमें स्कॉलरशिप थे, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो पब्लिकेशन की जाती हैं उनकी फ़ीस थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी हमें कहीं नज़र नहीं आती। अब देखें, एक टीचर के तौर पे आपका काम रिसर्च करना है और टीचिंग करना है। आप जब एक अच्छा बेहतरीन पब्लिश्ड पेपर लिखते हैं, उसको कहीं पे जाके सबमिट करवाते हैं, तो उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा है कि एक टीचर साल में कितना एक आधे का पे कर देगा। पहले ये पब्लिकेशन फ़ी पे की जाती थी। अब उम्मीद तो है कि इसमें आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। हमारे जो करंट वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है। हमारा NRPU जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने एक टीम बनाई है, उन्होंने इस्तिज़ा को इनवाइट किया है, इस्तिज़ा को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें और प्रोजेक्ट्स लेके आएँ यूनिवर्सिटी से। सर, ये तो हो गया ना, एक तो है एजुकेशन सिस्टम, उसका फेलियर, उसकी वजह, दूसरा है टीचर्स। अब दर हकीकत ये तो हमने इनकी कर ली बुराइयाँ, आप क्या देखते हैं कि इसमें हमारी रियासत कहाँ तक कसूरवार है, हमारी हुकूमतें कहाँ तक कसूरवार है? देखिए, हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, उन पॉलिसीज़ में स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता। अब उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता, जितना उसकी एज गुजरेगी उतना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। हम उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठाते। हमें और हमारी तो रिवायत यही थी, बिल्कुल ही ऐसे था। अगर आप लॉर्ड मिकाले का ये एजुकेशन सिस्टम आने से पहले का देख लें तो वो तो उस्ताद की जितनी ज़्यादा उम्र हो जाती थी वो तो उतना ज़्यादा मुकद्दम हो जाता था, उतना ज़्यादा मुकद्दम। अब हमारे अब देख लें पिछले 5 सालों में जितने टीचर्स भी रिटायर्ड हुए हैं, हमने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। ठीक है, अच्छा, पॉलिसी मेकिंग के अंदर अगर आप स्टेक होल्डर्स को, टीचर्स को शामिल नहीं करेंगे तो वो आप ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं सकते जिसको आप आगे लेकर चल सकें। यही होता है कि 2 साल बाद एक नई पॉलिसी आ जाती है और वो फिर एक बिल्कुल हवा के अंदर होती है और उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसलिए स्टेक होल्डर्स को शामिल करके पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और इसमें फिर बहुत सारा रोल जो है वो HEC का है, जिसको ये सोचना चाहिए कि टीचर्स को ईज आउट करें, उनको आसानियाँ मुहैया करें, ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से वो रिसर्च के ऊपर फोकस कर सकें, रिसर्च फंडिंग्स प्रोवाइड करें उनके ऊपर, ताकि वो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए अपने स्टूडेंट्स को PhDs करवाएं, नया नॉलेज जो है वो क्रिएट हो सोसाइटी के अंदर और ओवरऑल जो है वो हमारा माशरे के अंदर जो नाम है वो बढ़े। सर, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे पहुंचते हैं, बल्कि इससे पहले जब कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे आके वही बच्चे जो स्कूल के अंदर और छोटी उम्र में अपने उस्तातिज़ा का बहुत एहतराम करते थे, उनके हाथ चूमते थे, उनके आगे जो है ना वो झुकते थे, और बाद में बड़े होके भी उस एज के जो उनके टीचर्स होते हैं उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, लेकिन ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं इनके साथ जो स्टूडेंट्स का वो एक एहतराम और मोहब्बत वाला रिश्ता है वो क्यों नहीं डेवलप हो पाता? मैं एक उस्ताद का बेटा हूँ और जब मैं छोटा था तो अपने वालिद साहब के साथ मुख्तलिफ जगह पे जाया करते थे हम, तो जहाँ जाते थे कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाता था और वो जिस तरह मिलता था हमने वहीं से इंस्पायरेशन हासिल की। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आज ऐसा क्यों नहीं। देखिए, हमने आज के स्टूडेंट की तरबियत करना बड़ा ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स को अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो फिर तो वो किसी तरफ भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमें अगर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, जैसे हमने LA कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी बनाई जो कि मुख्तलिफ काम करती थी और हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें गए। फिर उसका नतीजा ये निकला कि जब वो पास आउट हुए और अच्छी जॉब के ऊपर, आपके मीडिया हाउसेस के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 70-80 थाउजेंड से स्टार्ट करते हैं और
अगले साल वो 1 लाख 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जो एक लिंक प्रोवाइड करे एकेडमिक्स का, ठीक है, और उसके कॉर्पोरेट बाद सेक्टर के साथ। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इससे जो स्कूल कॉलेज के उसातिज़ा हैं वो तो बहुत नाला नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स का क्या हाल है? अभी हाल ही में हमें जो जनवरी में पे मिली है तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को, उसमें जो टैक्स डिडक्शन पहले होती थी उससे 15 से 50,000, मतलब कम से कम 13-15,000 और और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 50,000 शायद इससे ऊपर भी हो, हाँ। वो मजीद उसमें कटौती कर ली गई। अच्छा, ठीक अब है। वो एक तनख्वाह जिसका बजट आपने बनाया होता था, अगर मिसाल के तौर पे उसमें से 50,000 कट गया तो आपको तो कोई मुतबादिल सोर्स ही ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ क्यों? पहले टीचर्स को 75% टैक्स पे रिबेट होता था उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, फिर वो कम होता 25% हो गया। अब रिसेंटली उन्होंने इस 25% को भी 25% भी साथ साथ से छीन लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से टैक्स जो है वो बढ़ने से आपकी जो इनकम है वो मजीद कम हो गई है। अब ऐसी सूरत हाल में साथ साथ जो है, देखें, ये किसी भी उस्ताद के लिए एक आखिरी दर्जा होता है कि वो अपनी क्लास छोड़ के बाहर आए। हम लोग अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड भी करवाते हैं, पुरअमन तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जापान की एग्जांपल दी कि आप जो है वो भी करते हैं। तो अब हम हमारा आप ये समझें कि यही हुआ है कि हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन एक उस्ताद की, अब ये हमारे लिए आखिरी दर्जा है कि हम सड़कों पे आए और फिर जो है उसके बाद क्लासेस का, लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर उस केस के अंदर साथ क्या करें, कहाँ जाएं? एक तो ये हो गया कि जो तनख्वाहदार तबका है, ये ना सिर्फ उसातिज़ा बल्कि इसके अलावा भी हर सेक्टर का तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत सीख पा है कि सारा टैक्स हम ही क्यों दें। ठीक है, इसके अलावा क्या मामला? आप एजुकेशन पॉलिसी की बात करें ना, अब ये जो पेंशन और एलपीआर के जो नए रूल्स इंप्लीमेंट कर दिया गया, बहुत ज्यादा देखिए, आप जब कहीं पे जॉब करते हैं, आपने 25, 30, 40, 50 साल सर्व किया तो आपका एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर के साथ, आप वो एग्रीमेंट करके आप आए और आपको पता है कि अब मेरी रिटायरमेंट पे इतनी पेंशन मिलेगी। पेंशन से लोग क्या करते हैं, घर बना लेते हैं, बच्चों की शादी कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं या कुछ ना कुछ। अच्छा, अब वो उनकी ये पूरी जमा पूंजी होती है पूरी अपनी सर्विस की, अब उसके ऊपर भी कट लग गया। एक उस्ताद जो अब रिटायर होता है उसको पेंशन की मद में जो अमाउंट मिलती है, अब उसमें से लाखों रुपए, 35 से 40 लाख रुपए तक डिडक्ट कर लिए जाते हैं, और उनको जो मंथली मिलती है उसमें से भी 40-50 हज़ार मंथली जो है वो डिडक्ट हो। सर, इसमें मुझे आसानी के लिए ज़रा ये बता दें, जिसको रिटायरमेंट पहले तकरीबन 1 करोड़ रुपया मिलनी थी, अब वो कितनी हो गई है? और जिसको पेंशन जो माहवार है वो तकरीबन 1 लाख रुपया जिसकी बननी थी पर मंथ, उसकी अब कितनी हो गई? हमारे हाल ही में टीचर रिटायर हुए हैं इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के बाद। उन्होंने हमें बताया है कि उनकी जो पेंशन की मद में जो उन्हें ग्रेजुटी अमाउंट मिलनी थी उसमें से 38 लाख रुपया डिडक्ट कर लिया गया। ठीक है। और महाना जो उनको पेंशन की मद में मिलता था उसमें से 42 से 42,000 टू 43,000 जो है वो उनका माइनस हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज में कितना बनेगा? ये अगर आप 40%, 40 to 40 मतलब डिफर करता है 40 to 50%। और आपको लगता है कि अब जो अभी तो इस हुकूमत के 4 बजट पड़े हैं, आपको लगता है कि आइंदा 4 सालों में ये चीज़ें मजीद पीछे आती पेंशन और ये जो माहवार पेंशन है और जो रिटायरमेंट है, इससे मुकम्मल तौर पे जान छुड़वाने की तैयारी कर रही है हुकूमत? देखिए, अगर तो पूरे माशरे में हर जगह के ऊपर एक ही रूल हो ना तो फिर तो समझ आता है। अब हमारे रकाने असम्बली अपनी तनख्वाह 400 गुना बढ़ा लें और उस आज़ा की तनख्वाह के ऊपर आप कट लगाते चले जाएं, बात करनी चाहिए खुल के। देखें, सैलरी स्लिप्स हमारे सामने देख लें, ट्रैक कर लें, 10 साल पहले 15, जितना भी तनख्वाहदार तबका है, जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, ठीक है, उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, उनको वो नए लोगों को भी बड़ा भर्ती करते हैं। देखिए, वो एक दूसरी तो बहस है, लेकिन जो पहले से वो देखिए, हम तो ये कहते हैं कि इसको इन्फ्लेशन रेट के साथ आप लिंक कर दें। हाँ, जब इन्फ्लेशन बढ़े उतनी परसेंटेज के साथ आपकी सैलरी बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अपनी तनख्वाहें, अपनी मराहत, वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और बाकी जो तबकात है, और टैक्स सबसे ज्यादा जो है वो तनख्वाहदार तबका देता है। अब उसी के ऊपर टैक्स का मजीद बोझ जो है वो डालते चले जा रहे हैं। तो ये मेरी आपके तवज्जुह से जो है वो एक रिक्वेस्ट भी है सीएम साहब से, HEC से, फिनेंस मिनिस्टर से, कि वो ये जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें, और ये जो टैक्स रिबेट है इसको
कायम रखें, इसको बढ़ाने की बजाय आप मजीद जो है कम करें, ख़त्म करें, ऐसे ठीक है। रूल्स जो है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो रहील, मच। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यकीनन आपको जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको देखने का और जानने का मौका मिला है। और दूसरा ये है कि जो आजकल उसातिज़ा नई एजुकेशन पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते नज़र आ रहे हैं, बल्कि इस पे सरापा एहतजाज हैं। दर हकीकत उनके मसाइल क्या हैं और उनका जो मामला क्या है, उनका माफ़ी ज़मीर क्या है, ये आप तक पहुँचा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।